मूवी शुरू होती है रात के ठीक 12:45 पर। फ़ोन का घंटी बज रहा था, मगर ये फ़ोन का घंटी कहीं और नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ सब पुलिस लोग सो रहे थे। तभी सीआई भास्कर उधर आ जाता है और वो सबको डांटता है, तुम सब कामचोर, पुलिस स्टेशन सोने के लिए आते हो या ड्यूटी करने के लिए? ड्यूटी कब करोगे? तब जाकर एक पुलिस कांस्टेबल बोलता है कि वो रात भर ओवर टाइम ड्यूटी किया तो उसका आँख लग गया। तो वो फ़ोन को रिसीव करता है। जैसे फ़ोन रिसीव करता है वो चौंक जाता है, क्योंकि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को हत्या कर दिया था। अब वो सब लोग को टेंशन होने वाला है, क्योंकि दंगा फसाद होने का चांसेस बहुत हाई है। इसलिए सब लोग पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है एक बंदा बाइक में और दूसरा बंदा दूसरी ओर से स्कूटी में आ रहा था। तभी अचानक से दोनों टकरा जाता है। जो बाइक में आया हुआ बंदा था वो थोड़ा नशे में था, तो उसका बाइक गिर जाता है। तो स्कूटी वाले को गाली देना शुरू करता है। तभी जाकर स्कूटी वाले गुस्से में उसका बाइक को जला देता है। उसी वक्त जो रात के समय में सीआई भास्कर और उसका टीम पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो लोग भी वहीं आ पहुंचते हैं। तब जाकर दोनों को झगड़ा देखकर और दोनों को समझाने के लिए कोशिश तो करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। इसीलिए दोनों को वैन में रखकर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अभी हमें यहाँ दिखाई देता है, जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा था तो कुछ बंदे लोग पुलिस से छुपकर भाग रहा था। तभी एक दूर बीच के पास छोटे से ढाबे में कुछ बंदे लोग चाय पीकर प्राइम मिनिस्टर का हत्या का बातें कर रहा था। तभी एक बंदा आता है चुपके से और उधर चाय पीकर वो भी उन लोगों का बातें सुनने लगता है। कल सुबह बीच के पास में एक कपल दिखाई देता है, जो एक दूसरे से बातें करके चल रहे थे। तो लड़की लड़के से सोने का अंगूठी मांग रहा था। तब लड़के बोल रहा था कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तब जाकर बच्चे लोग उन कपल के सामने आते हैं और बोलते हैं, अरे भैया दे दो ना, एक सोने की अंगूठी तो है। वो लड़की का लड़का गुस्सा होकर बोलता है, अरे तुम लोग किस बात पे जिद करके बैठे हो और तुम कौन हो और मैं कैसे इसको सोने की अंगूठी दे दूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तब बच्चे बोलता है, इतना सा काम भी आप कर नहीं सकते, चलो मैं ही देता हूँ। उस बच्चे ने अपने हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर उस लड़की को दे देता है। तब जाकर बंदे पूछता है, अरे तेरे पास है सोने का अंगूठी किधर से मिला, किधर से आया? तो बच्चे बोलता है, मुझे थोड़ी देर पहले इधर बीच में ही तो मिला। तब वो कपल थोड़ी से आगे जाकर देखता है तो उधर एक लड़की का डेड बॉडी था और वो बच्चे ने वो अंगूठी उसी डेड बॉडी के फिंगर से निकाला हुआ था। तब जाकर वो बंदे अभी पुलिस को फोन कर देता है। अभी हमें दिखाई देता है सब लोग उधर इकट्ठा हो चुके थे, पुलिस भी उधर था। तो एसआई भास्कर को एक जर्नलिस्ट बोल रहा था, आपके होते हुए इसी महीने में 3 हत्याएं हो चुके हैं। आपने पहले वाला जो हत्या हुआ था उसका भी खूनी को अभी तक नहीं पकड़ा। अभी जाकर इस लड़की का हत्या हुआ है। इस लड़की का नाम क्या था? इसके साथ कुछ बुरा हुआ था, बलात्कार हुआ था या खुदकुशी था? सीआई भास्कर बोलता है, इस लड़की का नाम मेरी है, एक एनजीओ ऑर्फनेज में वॉलंटियर का काम करती थी। मैं जितना जल्दी हो सके इसका खूनी पकड़ लूंगा, आप चिंता मत करो, आप लोग तसल्ली रखो। जर्नलिस्ट पब्लिक को साथ में रखकर सीआई भास्कर को दबाव में बोलता है, जितना जल्दी हो सके आपको इन तीनों हत्यारा को खूनी को पकड़ना है, वरना आप इस्तीफा देंगे। अभी सीआई भास्कर भी जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए, पब्लिक को होल्ड करने के लिए बोल देता है, हाँ मैं जितना जल्दी हो सके पकड़ लूंगा, वरना मैं इस्तीफा दूंगा। अभी भास्कर बहुत टेंशन में आ गया था। तब वो अपने कांस्टेबल को बोलता है, मुझे जितना जल्दी हो सके इन तीनों हत्यारा को खूनी को पकड़ना है। उन लोगों ने मुझे डेट दिया है, खासकर वो जर्नलिस्ट मेरे पीछे ही पड़ा है। अभी मेरे पास भक्ति कहाँ है उन तीनों हत्यारा को खूनी को पकड़ने के लिए? इधर प्राइम मिनिस्टर का हत्या है, उसका भी काम है, मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब जाकर उसका कांस्टेबल बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है और एक बंदा भी है, अगर आप मानो तो। अभी वो फिलहाल डिटेक्टिव काम कर रहा है। कांस्टेबल का बातें सुनकर भास्कर बोलता है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था, काम उसका हो, नाम मेरा हो। किसी भी हाल में वो तीनों खूनी को पकड़ना है और मेरा जब भी बच जाएगा। कांस्टेबल का बातें सुनकर अभी सीआई भास्कर उसका दोस्त डिटेक्टिव किशोरी को मिलने के लिए चला जाता है। किशोरी अभी पुलिस लोग को देखकर थोड़ा बड़ा सा लंबा लंबा फेंकने लगता है। तब जाकर भास्कर बोलता है, अरे ये कैसे पकड़ गया है, खुद एक नमूना है, ऐसे नमूने को मैं कैसे केस दूं? तब जाकर वो किशोरी कुछ बातें ऐसे कर लेता है जिसे सुनकर भास्कर चौंक जाता है। तब किशोरी बताता है उस लड़की का नाम, हाइट, वेट। ये सब कुछ सुनने के बाद भास्कर को थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ काम तो करेगा। तब वो अपना इन्वेस्टिगेशन का फाइल किशोरी को देता है। अभी किशोरी बहुत दंग रह जाता है, क्योंकि उसका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन था जो ऑफिशियली होने जा रहा था। अभी किशोरी बहुत खुश हो जाता है, अपने माँ बाप से बातें करने लगता है। माँ बाप भी किशोरी को बोलता है, तू जिधर जाएगा बेटा हम भी साथ चलेंगे और तुझे हेल्प करेंगे। अभी हमें दिखाई देता है किशोरी उसी बीच में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है जिधर उस लड़की का डेड बॉडी मिला था। भास्कर अभी बेचैन हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उससे दबाव ऊपर से जर्नलिस्ट से और मीडिया से था। तब वो कांस्टेबल को डांटते हुए बोलता है, तेरा डिटेक्टिव नमूना किधर चला गया? अभी तक उसने एक क्लू भी नहीं दिया, क्या कर रहा है? तभी किशोरी का पुलिस स्टेशन में एंट्री होता है। बहुत स्वाग दिखाते हुए भास्कर को बोलता है, मैंने बहुत कुछ पता लगाया है, मेरी किधर पैदा हुआ, किधर स्टडी किया, कौन से एनजीओ में जॉब करता है। जिसे सुनकर भास्कर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किशोरी को डांटते हुए बोलता है, मैंने तुझे क्या पता लगाने के लिए बोला था, तू क्या पता लगा कर आया? मैंने मेरी का हिस्ट्री जानने के लिए नहीं पूछा था, मैंने मेरी का खूनी पता लगाने के लिए
तुझे काम दिया था और तू ऊपर से नीचे तक नमूना है। कांस्टेबल को डांटते हुए बोलता है, इस नमूने को 2-4 हज़ार पैसा दे, इधर से रफू दफू कर। ये क्या काम करेगा, ये खुद एक नमूना है। तभी किशोरी अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ताश का पत्तियां निकालकर भास्कर का टेबल के आके फेंकते हुए कुछ नाम लेता है, जिसे सुनकर भास्कर गुस्सा होकर बोलता है, तू ये क्या कर रहा है, पुलिस स्टेशन में ताश खेल रहा है। तब किशोरी बोलता है, आपको ये ताश दिखाई दे रहा है, ताश का फ्रंट साइड मत देखो, बैक साइड देखो, मुझे तो इधर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने जितने भी नाम लिया, क्या लगता है आपको, मैंने ऐसे ही लिया, ये आपको मर्डर तक पहुंचाने के लिए नाम दिया है। भास्कर को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि किशोरी क्या बोल रहा था, फिर भी भास्कर किशोरी के बातों में आ गया। तब किशोरी बहुत स्वाग दिखाते हुए अपना पैर पुलिस स्टेशन के टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है कि मुझे एक सुकून सा जगह चाहिए जहां बैठकर मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, भले वो खंडर भी हो ना, मुझे चलेगा। किशोरी का बातें सुनकर भास्कर फिर किशोरी को सपोर्ट करता है। अभी हमें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, जिसके सामने किशोरी और किशोरी का माँ बाप तीनों बातें कर रहे थे। किशोरी का माँ बाप बहुत खुश था, किशोरी भी माँ बाप से बातें कर रहे थे। तभी एक कांस्टेबल, एक पुलिस आ जाती है, जिसका नाम था लक्ष्मी, जिसे देखकर किशोरी का भी दिल में कुछ कुछ हो जाता है। किशोरी जैसे घर के अंदर चला जाता है, किशोरी के सामने एक बंदा सो रहा था, जिसका नाम था बाला। ये बाला और कोई नहीं, मेरी मर्डर केस का एक सस्पेक्ट था, जिसे किशोरी ने ही बुलाया था। अभी किशोरी बाला से सवाल जवाब करने लगता है। तो बाला किशोरी को बोलता है कि मैंने मेरी का हत्या नहीं किया। वो अपना पास्ट बताने लगता है, मैं दुबई जाना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ सेविंग किया था। उस सेविंग पैसा मैंने एक एजेंसी को दिया, जिस एजेंसी ने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत परेशान रहता था। मेरी माँ ने मेरी परेशानी देखकर अपना हाथ का कंगन बेचकर मुझे एक फ़ोन ISTD STD बूट खोल दिया, जिसे मैं चला कर बैठता था। और उसी वक्त मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, जिसका नाम था रंबा। मैं हर रोज़ रंबा को आते जाते देखता रहता था। कभी कभी रंबा अपनी सहेली मेरी के साथ मेरे फ़ोन बूथ में भी आती थी फ़ोन करने के लिए। मुझे कहीं लगता था रंबा भी मुझे पसंद करती थी। और एक दिन सच में मेरा सपना पूरा हुआ। रंबा ने मुझे मिलने के लिए बीच में बुलाया। मैं और रंबा बहुत सारे बातें करने लगे। अब हम हर रोज़ उधर मिलते थे। और एक दिन रंबा मुझे बताने लगी कि उसका एक बचपन से छोटा सा विश था। वो अपना जन्मदिन बीच में आकर मनाना चाहती थी। उधर आकर केक काट कर वो सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करती थी उसे खिलाना चाहती थी, मगर ये हो नहीं सकता था, क्योंकि उसका भैया और भाभी उसे बहुत परेशान करते थे। उसे जॉब में भी इसलिए जाने देते थे क्योंकि उसका कमाई सब उसका भैया भाभी यूज करते थे। तो ऐसे ही बातें करके एक दिन वो दोनों घर लौट रहे थे। तभी रंबा का भैया ने उन दोनों को रास्ते में देख लिया था। वो दोनों ऐसे तैसे करके रंबा को भाई को चकमा देकर बाला अपने शॉप में आ जाता है और रंबा भी जल्दी जल्दी मेरी को लेकर उधर से चला जाता है। नाइट के समय में अभी हमें दिखाई देता है बाला रो रहा था। उधर एक लड़की थी जिसे बाला दीदी बोलता था, उसका नाम था झांसी। बाला दीदी को बोल रहा था, रंबा का भैया को सब कुछ पता चल गया दीदी, अभी हमें फंसाएगा, अभी हमें मिलने भी नहीं देगा। रंबा का विश था कि नाइट में वो बीच में आकर केक काटे, आज उसका जन्मदिन था। तब झांसी बाला को दिलासा देते हुए बोलता है, इसमें रोने वाली बात क्या है, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ, तू चुपचाप बैठ। तब झांसी झूठमुठ का दोस्त बनकर रंबा को भैया को फोन करता है और आज ऑफिस में कुछ इमरजेंसी काम है, इसीलिए कुछ देर के लिए रंबा का साथ चाहिए। तब रंबा का भैया भी रंबा को जाने देता है। तब झांसी, रंबा और मेरी बाला चारों मिलकर बीच में आ जाते हैं। उधर आकर केक काटने लगते। थोड़ी देर सब लोग बातें करने लगते, खुश रहते थे। इसी वक्त झांसी मेरी को बोलता है, इन लोगों को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहिए, चलो हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। जैसे ही झांसी और मेरी उधर से चले जाते, बाला और रंबा कार के अंदर आकर थोड़ा सा रोमांटिक होने लगते। तभी एक बंदा आकर दोनों को डांटने लगता है और गाड़ी से बाहर निकालता है। पटनायक अभी दोनों को गाली कर रहा था, डांट रहा था और मार रहा था। बोल रहा था, तुम अच्छे घर के लड़की होकर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों का कुछ शर्म नहीं है, ऐसे आकर ऐसे बेवजह ऐसे काम करते हो। पटनायक अभी दोनों को मारने ही वाला था, तभी जाकर अचानक से दूसरे ओर से एक लड़की का चीखने का आवाज आता है, जिसे सुनकर पटनायक, बाला और रंबा भागकर चले जाते। जैसे ही तीनों भागकर आते, उन लोगों का होश उड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों का आंख के सामने मेरी का डेड बॉडी जमीन पर पड़ा हुआ था। झांसी डर के मारे कांप रही थी। अब पटनायक दोनों से पूछता है, ये लड़की कौन है, और झांसी को भी पूछता है, तूने इसका हत्या क्यों किया। तब झांसी डर के मारे मैंने नहीं किया बताती है। पटनायक सबसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलता है, पर तीनों बाला, रंबा, झांसी पटनायक को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज हमें छोड़ दो, मेरी हमारी दोस्त थी, हम सब रंबा का बर्थडे मनाने के लिए इधर आया था, हमें कुछ मालूम नहीं ये क्या हो गया। अभी हमें दिखाई देता है पटनायक उधर से चले जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बाला, रंबा और झांसी मिलकर मेरी का डेड बॉडी उठाकर समुद्र में फेंक कर उधर से भाग आते हैं। तभी किशोरी बाला का बात सुनने के बाद बाला को बोलता है, तुम लोगों ने हत्या किया होगा, तभी तो तुम लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, वरना तुम लोग पुलिस को रिपोर्ट कर सकते थे।
तभी बाला का फ्लैशबैक दिखाता है। बाला पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता है, पर झांसी और रंबा दोनों मिलकर बाला को रोकते और बोलते हैं कि पुलिस के लफड़े में हमें नहीं पड़ना। तभी झांसी ये भी बोलती है, एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा कि मेरी का कातिल कौन है। रंबा भी झांसी का साथ देते हुए बाला को मनाती है और बोलती है, अगर पुलिस के लफड़े में पड़े तो बाहर जा भी नहीं सकते, तो अभी फिलहाल घर चलते और सोचते हैं कि क्या करना है। बाला ये सब कुछ बताकर किशोरी को ये भी बोलता है, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मैं जब भी कुछ काम करने के लिए सोचता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इस बार मैं अपना बाहर जाने का चांसेस घुमाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। बाला का ऐसा बातें सुनकर किशोरी कुछ सोचने लगता है। अब अगले दिन हमें दिखाई देता है किशोरी रंबा के साथ सेम सवाल करता है कि तुमने मेरी का हत्या क्यों किया। रंबा बताती है, मेरा माँ बाप दोनों बचपन में ही मर गए थे, भैया और भाभी हर वक्त मुझे परेशान करते थे, मैं जीवन से निराश था। तभी मेरे जीवन में बाला आ गया जिसके साथ मुझे प्यार हो गया। पर एक दिन बाला और मुझे मेरे भैया ने देख लिया, तब मुझे भैया ने घर लाकर बहुत मारा, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। और तभी बाला का दीदी झांसी मेरे भैया को फ़ोन करके ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया बोलकर मुझे घर से बाहर निकलने का मौका देती है और बताती है, बाला हम लोगों ने प्लान बनाया है, बीच में जाकर तुम्हारा जन्मदिन का सेलिब्रेट करेंगे और जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। और कुछ देर बाद मेरी मुझे लेने के लिए घर आती है और हम सब लोग मिलकर झांसी के कार में बैठकर बीच की तरफ निकल जाते हैं। हम लोग बीच में पहुंच गए, मैं बहुत खुश था, मैंने केक भी काटा, हम लोग बातें करने लगे। तभी झांसी मेरी को लेकर हम दोनों को अकेले छोड़कर उधर से चला गया। मैं और बाला बातें करके बैठ रहे थे, तभी 3 बेवड़े लोग आए और हमें डिस्टर्ब करने लगे और मेरे साथ जबरदस्ती भी करने लगा। तभी बाला उन लोगों को रोक रहा था, झगड़ा हो रहा था। मैं और बाला उन तीनों लोगों से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी झांसी का चीखने का आवाज हम लोग को सुनाई देता है। तभी हम लोग भागकर झांसी के पास आते हैं तो हमने देखा मेरी का लाश जमीन पर पड़ा हुआ था, तो झांसी डर के मारे चीख कर कांप रही थी। हम लोग बहुत डर गए थे और हमने उन तीनों से मदद भी मांगे, पर वो तीनों बोलने लगे, हम अच्छी मारते इंसान को नहीं, सारा दारू का नशा ही उतार दिया, ऐसा बोलकर वो तीनों उधर से निकल गए। हम लोग बहुत डर गए थे, तो मेरी का बॉडी उठाकर समुद्र के पास लाकर फेंक दिए और भागकर घर के तरफ निकल गए। किशोरी रंबा को बोलता है, तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म भी तो कर सकते थे। तब रंबा बताती है, मैं बहुत डर गई थी, पुलिस को बताना चाहता था, पर मैं मेरे भाई को बिन बताए आ गया था, इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी बाला और झांसी, सब ठीक हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो, बता रहे थे। इसी वक्त पुलिस का गाड़ी भी हमारे पास से गुजर रहे थे, तो हम लोग बहुत डर गए, इसीलिए बिना बताए उधर से घर चले आए। किशोरी रंबा का बातें सुनकर फिर सोचने लगता है। तभी लक्ष्मी पूछते, इस लड़की का क्या रोल है, तुम्हें कैसे पता चला इस लड़की के बारे में। तब किशोरी गुस्सा होकर बोलता है, हाँ डिटेक्टिव तो सब कुछ बताता है ना, मैं जब बीच में गया था सर्च करने के लिए, तो मुझे उधर लव लॉकेट का एक आधा हिस्सा मिला जो रंबा का घर में भी था। इधर जर्नलिस्ट भास्कर को बहुत परेशान कर रहा था, पुलिस स्टेशन के आगे नाराबाजी कर मीडिया में भी यही न्यूज छा रहा था। तभी भास्कर किशोरी को फोन करके बोलता है, अरे भाई कब खत्म करेगा, तुझसे होगा भी या नहीं। अब किशोरी झांसी को लाकर पूछताछ करता है और बोलता है, तूने मेरी को क्यों मारा। झांसी बोलती है, मैं मेरी को क्यों मारूंगा सर, मेरा क्या जरूरत है मेरी को मारने के लिए। तब किशोरी बताता है, जरूरत ना सही, चाहत के लिए तो मार सकता है ना, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे, तू खुद सुन ले। राजस्थान के रहने वाली तुम इधर कोहिनूर में आकर सेटल हो गई, तुम्हारा नाम झांसी अग्रवाल था और तुम्हारा पिता का नाम सुरेश अग्रवाल। तुम्हारा शादी होती है और शादी होते ही 3 महीने के बाद डिवोर्स भी, मारपीट के कारण नहीं, गलत रिश्ते के कारण। लेकिन तुम्हें गैर मर्द के साथ संबंध बनाया इसलिए नहीं, स्त्री के साथ संबंध बनाया इसे। तुम स्त्री से संबंध रखने के लिए तड़प रही थी, तभी तुम्हारी नजर मीरा पर आ गई और मीरा तुम्हें देखते ही पहली नजर में पसंद आ गई। तुम मीरा को हर पल नजर बनाए रखते थे और एक दिन तुम्हें मौका भी मिल ही गया। अम्बा और बाला मीरा को फोन बूथ पर छोड़कर डेट पर चले गए। तभी तुमने मीरा को जाकर अपना दिल का हाल बता दिया, पर मीरा ने साफ इनकार कर दिया और फिर तुम्हें दूसरा मौका भी मिल ही गया। उस दिन रंबा को भैया का पता चल गया था बाला और रंबा के बारे में। तभी बाला को सपोर्ट करते हुए तूने रंबा का बर्थडे का बहाना करके तुम मीरा को भी साथ लाए और बाला और रंबा को अकेले छोड़कर मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगी, क्योंकि तुम बहुत डेस्परेट थी मीरा को पाने के लिए। जब जबरदस्ती से बात ना बनी तो तुमने मीरा का हत्या कर दिया। किशोरी अभी हंसते हुए झांसी को बोलता है, जो बात रंबा और बाला ने मुझे नहीं बताया, एक लड़की दूसरी लड़की के साथ कैसे रोमांस करती है, वो बात मुझे कैसे पता चला, सोचकर तुम दंग रह गई ना। तभी हमें एक लड़की दिखाई देता है, जो लड़की और कोई नहीं है, वही झांसी का दोस्त था जिसने ये सब कुछ किशोरी को बताया। और झांसी बोलती है, मैंने मीरा को नहीं मारा। हाँ ये बात सच है, मैं मीरा को पसंद करता था। उस दिन हम दोनों बीच हाथापाई भी हुई थी, पर मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था।
जब मैं होश में आया तो मैंने देखा मेरी का लाश जमीन पर पड़ा था। झांसी फिर बाला और रंबा का ही बात दोहराता है, बोलता है उन लोगों ने उसका बॉडी लेकर समुद्र के पास लेकर फेंक कर उधर से भाग कर चले आ गए। फिर किशोरी भी सेम क्वेश्चन करता है, तुमने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? झांसी बोलता है, मैं बहुत डर गया था, मैं पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता था, मगर बाला और रंबा मुझे रोक रही थी, क्योंकि रंबा बोल रही थी उसके भैया को पता चल गया तो उसे मार ही देता है, और दूसरा बाला विदेश जाना चाहता था। अगर ये बात पुलिस को बोल दिया तो बाला का रिपोर्ट भी खराब हो सकता था पुलिस के लफड़े में पड़कर। तो दोनों के लिए मैं चुपचाप रह गया। तभी पेट्रोलिंग का गाड़ी आ रहा था, तो पेट्रोलिंग का गाड़ी देखकर हम उधर से भाग गए। किशोरी कोई भी हालत में झांसी का बात में आने वाला नहीं था। किशोरी झांसी को ही गुनेगार यानी कि कातिल समझ रहा था और लक्ष्मी को बोल रहा था जितना जल्दी हो सके भास्कर को फोन कर दो, क्योंकि केस क्लोज हो गया, झांसी मेरी का कातिल है। और तभी मेरी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है, जिसे सुनकर किशोरी का हालत खराब हो जाता है। उसमें लिखा था मेरी का बॉडी के पास में एक बाल का सैंपल मिला था और कुछ मिट्टी मिला था, और मेरी का गर्दन में जो चोट का निशान था उसके हिसाब से लिखा था कि मेरी का हत्या एक लड़की ना होकर एक लड़के ने किया है जिसका हाइट 6 फीट है। किशोरी पटनायक को बुलाता है सोधपूछ के लिए। तब पटनायक बताता है, हाँ उस रात मैं गया था बीच में, उन दोनों को कार के अंदर देखकर कुछ आपत्तिजनक सिचुएशन में मैंने देखा, तभी मैंने उन दोनों को मारा, बहुत मारा, और मैंने किसी को हत्या नहीं किया। तब किशोरी बताता है, तुमने नहीं किया तो किसने किया? किशोरी फिर बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम अभी सस्पेंड हो ना, तुम पुलिस ऑफिसर होकर भी तुम किस तरह लड़की को टर्चर करते हो, किस तरह लड़की को मारते हो, कितने लड़की को तुमने घायल करके छोड़ दिया है। किशोरी का ऐसा बात सुनकर पटनायक अभी गुस्से में बताता है, मेरा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने मेरे भाई का बेटी को अपना बच्चा बनाकर रखा था। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, उसके शादी के बारे में सोच रहा था कि अच्छे घराने में शादी करके दे दूंगा। तभी किसी के साथ उसका चक्कर चलता है और घर छोड़कर भाग जाता है। इसीलिए सब लोग हम लोगों के ऊपर हंसने लगे। इसी बात से मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए हर कोई कपल में दिखता हो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं मारता हूँ उन लोगों को। इन लोगों की वजह से ही पेरेंट्स बदनाम होता है। और जिस बच्चे को हमने बड़ा किया था, जो सपना दिखा था, उसी बच्चे ने हमको धोखा दिया, जिसके कारण मेरा बीवी भी बहुत बीमार पड़ गई। तब से लेकर आज तक मुझे कोई भी कपल दिखाई दिया तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ मैं मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हो रहा उस रात का बात, मैं उधर बीच में टहलने के लिए गया था, तो मैंने दोनों को उधर पकड़ा, दोनों को मार ही रहा था, तभी मुझे चीखें सुनाई दी। तब मैं भागकर जब आया तो उधर उस लड़की का लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उन लोगों को पुलिस स्टेशन लाने के लिए बता रहा था, तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आ गया तब ना बड़ी उधर था ना वो तीनों उधर थे। तो किशोरी पूछता है, तुमने ये बात क्यों पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया? तभी पटनायक बोलता है, मेरा बीवी 3 दिन से बीमार था, इसीलिए मेरा बीवी को देखने के लिए मैं फौरन घर आ गया। मैं जैसे ही मेरा बीवी को ठीक करके आने वाला थे, पुलिस मुझे लेने के लिए आ गया और आज मैं इधर हूँ। किशोरी ने पटनायक को इसीलिए बुलाया था, जब वो बीच में सर्च करने के लिए गया था तभी उसे पटनायक का टॉर्च मिला था। इसी के आधार से किशोरी ने पटनायक को भी सस्पेक्ट बनाया था। किशोरी जितना ही कातिल का नजदीक जाने के लिए कोशिश कर रहा था, उतना ही किशोरी गोल गोल घूम रहा था। तभी भास्कर का फोन आता है और किशोरी को डांट पड़ता है, तू कब केस सॉल्व करेगा, कब खत्म करेगा? किशोरी अब भास्कर से डांट खाने के बाद नेक्स्ट मूव करता है। जिस दिन वो सर्च करने के लिए बीच में गया था, उसे एक टिफिन बॉक्स मिला था। उस टिफिन बॉक्स के ऊपर एक नाम लिखा था, जिसके आधार से उसने तीनों बंदों को बुलाया है, जो रमा ने भी जिक्र किया था। अब ये तीनों बंदे के साथ किशोरी सेम सवाल करता है, तुमने मीरा का क्यों मारा? जिसे सुनकर ये तीनों बंदे बताते हैं, हम मछुआरे हैं सर, हम मच्छी मारते, इंसान को नहीं मारते। हाँ हम थोड़ा दारू पीते, हम दिन भर के काम से थकान के बाद दारू पीते, और कभी कभी मस्ती के लिए हम बीच में जाते हुए कुछ लड़की के साथ जबरदस्ती भी करते। उस दिन हमने उन दोनों लड़के और लड़की को उधर मिला था, हम उसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे। तभी एक लड़की का चीखे सुनाई देता है। तब हम भागकर जब उधर आते तो देखते एक लड़की को किसी ने ऑलरेडी मारकर जमीन पर लेटा कर रखा था। ये देखकर हम बहुत डर गए थे, इसीलिए उधर से भाग निकले। ऐसे बातें बातें में ऐसा बात भी पता चलता है कि उन लोगों ने कई बार उधर बीच में दारू पीने के बाद किसी लड़की के साथ जबरदस्ती किया था, लड़के को मारा था। इसी केस में उन तीनों को जेल भी हो जाता है। चोरी सोच ही रहा होता है कि मेरी का हत्यारा आखिर किसने किया होगा। तभी भास्कर उधर आता है और किशोरी को बहुत सारा गाली करके उसे धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। किशोरी बहुत विनती करते हैं भास्कर के साथ, केस क्लोज होने ही वाला थे सर, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मगर भास्कर कुछ भी नहीं सुनता है, उसे जलील करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल ही देता है। किशोरी के ऊपर भास्कर का इस तरह का बर्ताव देखकर किशोरी का दोस्त भी रोने लगा था और लक्ष्मी भी रोने लगा था, मगर भास्कर ने किशोरी का एक भी नहीं सुना। किशोरी का इस तरह जलील होकर देखकर लक्ष्मी भी रो पड़ती है और लक्ष्मी बोलती है किशोरी को जितना जल्दी हो सके इधर से चले जाना। अब किशोरी लक्ष्मी को कुछ अपना बातें बताता है, तभी हमें किशोरी का फ्लैशबैक दिखाई देता है। किशोरी का बाप एक मजदूर था, वो एक मजदूर का बेटा था। भले बाप मजदूर हो, मगर उसका बाप चाहता था कि उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बने, पुलिस का वर्दी पहने, इसलिए बहुत सारा मेहनत करते थे।
किशोरी हमेशा पुलिस एग्जाम के लिए चले तो जाता था, मगर हमेशा फेल होकर आता था। इससे वक्त गुजरते गए और किशोरी का ओवर एज के वजह से अब वो पुलिस के एग्जाम भी दे नहीं पाता था। मगर ये बात उसने अपने फैमिली से छुपा कर रखा था। एक दिन वो जैसे घर वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप को किसी ने हत्या करके बीच में फेंक दिया है। तो अभी हमें यहाँ पता चलता है किशोरी जितना भी अपने माँ बाप से बातें करता था, वो सब किशोरी का एक इमेजिनेशन था। उसका माँ बाप तो ऑलरेडी मर चुके थे, फिर भी उसने अपने यादों में अपने माँ बाप को जिंदा रखा था और अपने माँ बाप से बातें करता था। और किशोरी के ऐसे हालत में देखते हुए आदमी लोग सोचते थे कि किशोरी पागल है, थोड़ा सा सटका हुआ है। और किशोरी जानता था कि उसका माँ बाप का कातिल को कैसे भी किसी भी तरह से पकड़ना है। तो यही बात लक्ष्मी को बताता है और लक्ष्मी बहुत सारे रोती है और बोलती है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कमिश्नर के साथ भास्कर था और भास्कर कमिश्नर को बोल रहा था, सर आप जिसके लिए वेट करके बैठे हैं वो एक नमूना है, वो जोकर है, सर्कस में रखने वाला जोकर। क्योंकि कमिश्नर किसी और का नहीं, किशोरी का वेट करके बैठा था। हमें पता चलता है भले भास्कर ने किशोरी को इस केस से निकाल दिया, मगर पर्सनली कमिश्नर किशोरी को इस केस में अपॉइंट किया था। तभी अब किशोरी उधर आता है और कमिश्नर को अपना रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताता है, मेरी का हत्या एक साधारण हत्या नहीं है, किसी साजिश का हत्या था। क्योंकि मेरी को एक सीक्रेट पता चल गया था, अगर ये सीक्रेट खुल गया तो बहुत सारे लोग फंसने वाला था। इसी के वजह से मेरी का हत्या कर दिया गया था। किशोरी मेरी का हत्यारा यही बोलकर एक पिक्चर अपने पॉकेट से निकालकर भास्कर को दिखाता है, जिसे देखकर भास्कर और पुलिस लोग चौंक जाते हैं। क्योंकि वो पिक्चर और किसी का नहीं था। जब मूवी का स्टार्टिंग में जिस बंदे ने एक बाइक को आग लगा दिया था, वही बंदे था जिसको भास्कर ने पकड़कर कस्टडी में रखा था। किशोरी ये भी बताता है जिस रात इसने मेरी का हत्या करके आ रहा था, उसी वक्त इसका किसी के साथ लफड़ा होता है और उसी रात पुलिस इस बंदे को पकड़कर जेल में रखता है। मगर भास्कर साहब आप तो बहुत मूर्ख हुए, हमेशा पूछते रहते हो कि खूनी कौन है, खूनी कौन है। खूनी को तो आपने 24 घंटे के अंदर ऑलरेडी पकड़कर अपनी जेल में बंद करके रखा था। किशोरी इस बंदे का नाम बताता है, इसका नाम है हेयरपिन बाबा। जब ये बचपन था, इसने बचपन में अपने दोस्त को पेन से मार मार कर हत्या कर दिया। तब से इसका हत्या करने का काम शुरू हो गया। ये सुपारी लेता है, दारू पीना, गांजा पीना, मौज मस्ती करना और किसी को भी मारना इसका दायां हाथ का काम है। अब किशोरी फिर भास्कर और कमिश्नर को चौंकाते हुए बताता है, इसने मीरा का तो हत्या कर दिया, मगर अब पूछो इसके पीछे कौन है जिसने इसको हत्या करने के लिए बताया था। किशोरी अपने पॉकेट से दूसरा पिक्चर निकालकर भास्कर और कमिश्नर को दिखाते हुए बोलता है, सुपारी देने वाला बंदा यही है जो लालच में आकर ये हेयरपिन बाबा को सुपारी दे दिया। और वो पिक्चर देखकर कमिश्नर और भास्कर चौंक जाता है। और पिक्चर किसी का नहीं था, बाला का। किशोरी अब बाला का हिस्ट्री बताता है। बाला किसी भी हालत में बाहर जाना चाहता था, उसका फोन बूट अच्छे से चल नहीं रहा था। तभी उसके फोन बूट में एक कस्टमर आता है, जिस कस्टमर के सहारे से वो एक हेयरपिन बाबा के बारे में पता लगाता है और हेयरपिन बाबा को मिलकर वो सुपारी देता है और पूरा प्लान ऑर्गेनाइज करता है। अब किशोरी फिर स्वैग दिखाते हुए फाइनल एक पिक्चर अपने पॉकेट से बाहर निकालता है और कमिश्नर और भास्कर को दिखाते हुए बोलता है, इस सब का प्लान बनाने वाला एक ही है, जिसने भी एक काम करवाया। ये दोनों तो सिर्फ मोहरा है, बेचारा ये बाला तो खामखा फंस गया। तभी वो पिक्चर देखकर कमिश्नर और भास्कर फिर हैरान रह जाता है। वो पिक्चर किसी और का नहीं था, रंबा का था। रंबा बाला को प्यार में फंसा रहा था, रंबा बाला को यूज कर रहा था। बाला बेचारा सोच रहा था कि रंबा उसे सचमुच से प्यार करता था, क्योंकि रंबा बाला को यूज करके मीरा का हत्या करना चाहता था। क्योंकि मीरा को उसका बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया था। और उस दिन रंबा ने अपना चाल चली और बाला को बोला, मुझे एनजीओ के काम से ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल भी हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, मगर एक कठिनाई है, बीच में मीरा आ गया है। मीरा को अगर नहीं हटाया तो मैं फंस जाऊंगा, अगर मैं फंस गया तो तुम्हें भी साथ लेकर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मीरा को हत्या करना ही पड़ेगा। रंबा के बातों में आकर बाला ने ये हेयरपिन बाबा को सुपारी देता है। सूर्य अब रंबा का पास बताने लगता है। रंबा का बाप एक बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा बनाता था, रंबा को हमेशा पैसा देता था। रंबा को हमेशा पैसा से लगाव था, पैसा से प्यार था। एक दिन उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है, जिसके कारण रंबा का बाप ने सुसाइड करता है। तभी रंबा को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो दुखी दुख में इतना परेशान होती है कि उसका मानसिक संतुलन चेंजेस होने लगता है। रंबा को किसी भी हालत में पैसा कमाना था और वो हमेशा शॉर्टकट अपनाने के लिए सोच रही थी। एक दिन वो एनजीओ में ज्वाइन करती है, ऑर्फनेज एनजीओ में, जिसका फादर का नाम था माइकल। अभी रंबा उधर काम करने लगती है, तभी उसकी मुलाकात मेरी से हो जाता है। मेरी अच्छा दोस्त बन जाती है। मेरी और रंबा दोनों मिलकर गांव के कोने कोने में जाते थे और मानसिक और शारीरिक रूप में जो अक्षम था उन लोगों को लाकर उधर रखते थे। रंबा को भले ये काम पसंद नहीं, फिर भी ये काम कर रही थी। और उधर ही एक डॉक्टर था जिसका नाम था शास्त्री, और शास्त्री के साथ रंबा का चक्कर शुरू होता है। रंबा सोचती है शास्त्री के साथ चक्कर चलाया तो उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, और किसी भी हालत में शास्त्री के साथ वो यूरोप जाना चाहती है और उधर ही सेटल होने चाहती है।
रंभा हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। किसी भी तरह उसे बहुत जल्दी अमीर होना था और एक दिन उसे एक न्यूज़ हाथ लगता है और वो न्यूज़ के बारे में शास्त्री से जाकर बात करता है और वो न्यूज़ था किडनी ट्रांसप्लांट। और शास्त्री रंभा को किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हुए बोलता है 1951 में डॉक्टर पेशेंट और डोनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारा किडनी यानी कि ऑर्गन डैमेज हुआ जिसको यूज भी कर नहीं पाए। शास्त्री की बातें सुनकर रंभा दिल में खुश हो रहा था। वो मौके की तलाश में था। तभी हमें दिखाई देता है ऑर्फनेज का फादर माइकल को कुछ पैसा का समस्या हो रहा था। वो जिसके साथ पैसा लिया था वो लोग फादर से पैसा मांगने के लिए आ गए। तभी इसी बात का फायदा उठाकर रंभा ने फादर को ये बात रखता है और रंभा फादर और शास्त्री मिलकर अभी एक काम के लिए राजी हो जाते हैं और ये तीनों मिलकर अभी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट कर रहे थे। इसका काम का जिम्मेवारी शास्त्री ले रहा था और वही बच्चे को सिलेक्ट करते थे जिस बच्चे को जरूरत होता था और वो बच्चे को कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन देकर बीमार बना देता था और बीमार बनाने के बाद ये लोग उस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल दूसरे जगह में ट्रांसफर करते थे चेकअप के लिए और ये बच्चे लोग उधर जाकर अपना किडनी डोनेट करते थे। इन लोगों को पता भी नहीं चलता था और ये वापस आ जाते थे। और ये बच्चे जब वापस आते थे डॉक्टर शास्त्री इस बच्चे के ऊपर पॉइजन इंजेक्शन लगा देता था जिसके इन्फेक्शन की वजह से एक किडनी होने की वजह से इन लोगों का मौत हो जाता था। अब ये बच्चे का माँ बाप बहुत गरीब होते थे इसीलिए वो किसी के पास नहीं जाते थे। इन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि इनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। ये तीनों मिलकर सेफ जोन से पैसा बना रहा था और एक दिन मीरा को यही बात पता चल गया था इसीलिए वो सबूत इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन आया था सीआई भास्कर को मिलने के लिए। मगर उस दिन सीआई भास्कर बहुत बिजी था इसीलिए वो मीरा से मिल नहीं पाया। मीरा को सब कुछ पता चल गया था। यही बात रंभा को भी पता चल गया था इसीलिए रंभा किसी भी हाल पे मीरा को खत्म करना चाहता था। इसीलिए रंभा ने बाला का सहारा लिया और बाला को यूज करके मीरा का हत्या कर दिया। किशोरी बताता है रंभा को ये सब बात कैसे पता चला आप लोगों को मालूम है? आप लोगों के बीच में एक बंदा है। ऐसे बोलकर किशोरी एक उंगली पुलिस ऑफिसर के ऊपर रख देता है और वो कोई नहीं वही भास्कर का राइट हैंड एक कांस्टेबल था। और किशोरी फिर बताता है आप सब लोग हैरान है ना कि मुझे सब कैसे पता चला? तो सुनिए, जब मैं सर्च के लिए बीच में गया था उधर एक मुझे बुक मिला था जो बुक हमेशा मेरी यूज करता था उसमें एक पजल गेम खेलने के लिए। उसी बुक के ऊपर एक नंबर लिखा था और वो नंबर ने मेरा दिमाग खा रहा था आखिर ये किसका नंबर है क्या नंबर है बोलकर। तभी मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर एक स्कूटी के प्लेट नंबर में नंबर दिखाई देता है और वो नंबर किसी और ने नहीं मीरा ने मरने से पहले खून से लिखा था। तभी मुझे पता चल गया था कि मीरा का हत्यारा कौन है मगर मुझे जानना था इसके पीछे कौन है। और मैं स्कूटी के पास जाकर चेक किया तो मुझे उधर एक पर्ची मिला जिस पर्ची के मिलने के बाद मुझे पता चल गया था इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है बोलकर। और ये पर्ची था बाला का फोन बूथ का जो रंभा हमेशा बाला के शॉप में जाकर फोन करती थी और उस फोन नंबर किसी और का नहीं रंभा का बॉयफ्रेंड शास्त्री का था। तब मैं शास्त्री को जाकर मिला तो सब कुछ शास्त्री ने उकल दिया। और मूवी के एंड में हमें दिखाई देता है किशोरी का माँ बाप के हत्या के पीछे भी रंभा का ही हाथ था क्योंकि जिस एनजीओ में रंभा काम करता था उसी एनजीओ में किशोरी का माँ बाप भी काम करता था। एक दिन किशोरी को बाप को पता चल जाता है रंभा और फादर मिलकर ऑर्गन चोरी का काम कर रहा था। अब ये बात का फनक रंभा को भी लग गया था तो किसी बहाने बनाकर किशोरी को माँ बाप दोनों को बीच में लेकर आते हैं और तीनों मछुआरे के सहारे ये दोनों को भी हत्या कर देता है।